सी लैंग्वेज का पहला क्लास है आज, ठीक है। सी लैंग्वेज का पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि सर आप स्टार्टिंग में जैसे बिगिनर हो आप लोग, ठीक है, तो सी लैंग्वेज को ही आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो? पाइथन भी था, क्लियर है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बिगिनर हो तो स्टार्ट कहां से करो? पाइथन से करो। तो हम ये कंपैरिजन थोड़ा बता रहे हैं किसके बीच में, सी और आपका, हाँ देखिए आप, जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज, क्लियर, बात समझे, और फिर हम किसका बात कर रहे हैं? अब बिगिनर को हम स्टार्टिंग कहां से करने बोलते हैं? सी लैंग्वेज से क्यों कर रहे हैं? अब एक चीज सोचो, तब सिंपल एक आंसर बताना, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा क्रिकेटर बनना है तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लियर है ना, ठीक है। तुम्हें अच्छा कुक बनना है तो रोज तुम्हें खाना बना के प्रैक्टिस करना होगा, क्लियर है। तो तुम्हें अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो प्रोग्रामिंग खुद से करना होगा ना, क्या बताओ। तो जब प्रोग्रामिंग खुद से नहीं करेंगे तो अच्छा प्रोग्रामर बनोगे? नहीं बनोगे। तो पाइथन कहता है ना कि हम यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो सब रेडीमेड टूल्स बना के करते हैं, समझे। सब चीज का रेडीमेड टूल्स बना हुआ है, आपको कुछ करना नहीं, क्लियर है। अब एक चीज सोचो, जैसे मान लो, सपोज करो, सिंपल है, एक मेरे पास सेट ऑफ डेटा है, सपोज करना, हम पाइथन का एक बात बता रहे हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ डेटा रखा हुआ है, यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 8 और 9 ये डेटा है। और सी में भी यही सेट ऑफ डेटा है, सी में भी क्या है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, समझना। सी में भी सेम यही सेट ऑफ क्या है, डेटा है, 10, 15, 20, 30, 8 और कितना, 9, क्लियर है, समझ रहे हो सब लोग। अब यहाँ पे पाइथन में तुमको बोला कि इसका हर एक डेटा के साथ, ठीक है, हर एक डेटा के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। कितना से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 गुने 10, 15 गुने 10, मतलब हर एक डेटा के साथ 10 क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ, मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हर एक डेटा के साथ 10 क्या करना है, ओके। चलिए, और यही जब सेम क्वेश्चन किसमें मिला तुम्हें, सी में, क्लियर है। चलिए, अब इस कंटेनर जिसमें रखा हुआ है इसका नाम है एलएसटी, मतलब लिस्ट, और यहां भी नाम क्या है, लिस्ट, क्लियर है। जिस कंटेनर में डेटा तुम्हारा है उसका नाम क्या है, लिस्ट है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन दिया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में देखो 0 1 2 3 4 5, टोटल कितना डेटा हो गया, 6 जीरो से स्टार्ट किए थे। ये सब ध्यान रखो, प्रोग्रामिंग में दिमाग खुला रहना चाहिए, ठीक है, बात समझे। स्टार्ट कहां से है, यहाँ भी 0 1 2 3 4 और कितना 5, क्लियर है। चलिए, यहां से मेरे को दिक्कत। अब देखो सी लैंग्वेज में अगर इस चीज को करना है सेम कि 10 से मल्टीप्लाई इन एवरी डेटा, क्लियर है। अब बताओ, अब यहाँ पे तुमको ना एक लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हर एक डेटा पर करके क्या करना है, जाना है तुमको। एक बार 0 पे जाओगे, एक बार किस पे जाओगे, 1 पर, एक बार 2 पे, ठीक है। अभी आप मत जानो कि लूप होता क्या है, बस आपको डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आप एक लूप लगाओगे, फॉर आई इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करो, 0 से, कहां तक जाना है, लेस देन इक्वल टू कितना, 5, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। अब यहां लिखेंगे क्या कि लिस्ट का ith डेटा, आई में शुरू में कितना है, 0, तो लिस्ट का 0 डेटा मतलब कितना, 10, इक्वल टू लिस्ट का ith डेटा मतलब 0 वाला डेटा गुना कितना, 10, क्लियर है। ये करते जाइए और लिस्ट के उसी डेटा में डालते जाइए, तो ये कितने बार चलेगा, 6 बार, 6 बार चलेगा, क्लियर है। तो 6 बार चलेगा हर एक डेटा को अपडेट। यहाँ तो आपको आपको ये समझ में आया कि लूप होता क्या है, कैसे लगाना है, क्लियर है। अब यही चीज को पाइथन में करते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट गुने 10, हो गया कोड, बात समझे, क्लियर है, बस एक लाइन में, क्लियर है। ये अपने आप समझ गया कि हमको सभी डेटा में क्या करना है, 10 से। अब बताओ, अब ऐसा कोड कोई करेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कि भाई प्रोग्रामिंग का टूल्स क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशंस क्या होता है, बताओ। कब हमको फंक्शन यूज करना चाहिए, कब कौन सा टूल यूज करना चाहिए, उसको ये पता ही नहीं चलेगा, क्लियर है। और सी में पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको हर एक प्रोग्राम खुद से बनाना है, लॉजिक लगाना है, यहाँ बना बनाया टूल नहीं है, क्लियर है। अब घर में मम्मी रोज खाना बना के दे और तुम बाहर ये बोल सकते हो क्या कि हम अच्छे कुक हैं,
बताओ, वही वाला बात है, तुम पाइथन में प्रोग्रामिंग करो, तुम ये नहीं बोल सकते कि हम अच्छे प्रोग्रामर है। अरे भाई, तुमको क्वेश्चन देंगे नहीं बनेगा, तुमको तो वो प्रोग्रामिंग के जो ऑलरेडी बना बनाया टूल्स है, आप उससे क्या कर लेते हो, यूज कर ले रहे हो। क्लियर है? बस यही वाला बात यहाँ पे। बताओ कितना सिंपल है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का कोड अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का कोड बात करेंगे, तो सी लैंग्वेज में कम से कम एक पेज का कोड लिखाएगा, जो तुमको खुद से क्या करना है, लिखना है, लॉजिक लगा के कहां पे क्या लूप लगेगा, कौन सा एलिमेंट से किसको मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन करना है, ये सारा चीज तुमको खुद से क्या करना है, सोचना है। क्लियर है? लेकिन अगर बात करो पाइथन में, तो जानते हो क्या होता है, पाइथन में होता है कि मान लो मैट्रिक्स 1, ठीक है, इनटू किससे, मैट्रिक्स 2, इसको मैट्रिक्स 3 में डाल दीजिए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इन क्या, पाइथन। उसको क्या पता चला सामने वाला को कि क्या हो रहा है, हमें ये बताओ, पता चला नहीं ना? तो इसलिए एज ए बिगिनर कम से कम सी लैंग्वेज का स्टार्ट कर लो। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे पाइथन में लूप नहीं है, यहां भी है, यहां भी कंडीशन है, सब चीज है यहाँ। क्लियर है? लेकिन एक चीज बताओ, जब उससे मेरा इजी वे है, तो हम क्यों कोई लूप लगाएगा, लगाएगा ये बताना। आज सी जावा में आपके पास हर एक चीज करने का आपको लॉजिक डेवलप होगा, हर एक चीज करना आपको खुद से है। बात समझे? बना बनाया टूल यहाँ मिलता नहीं है। तो पाइथन ना लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज है। क्या बेस्ट? लाइब्रेरी। इसके पास इतना ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी है ना, कि हर एक काम करने के लिए आपको पहले से प्रोडक्ट बना के क्या कर दिया है, दे दिया। खाली तुमको सीखना क्या होता है पाइथन में, कि कौन सा प्रोडक्ट है सर इस काम को करने के लिए। बात समझे? ये नहीं सीखना है पाइथन में कि वो काम होगा कैसे, वो बना बनाया है। ठीक है, तो आप पूरा पाइथन पढ़ भी लोगे, उसके बाद जब सी पढ़ोगे ना, लगेगा भाई तो सी तो रियली में टफ है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। बात समझे? तो ऐसा नहीं। क्लियर है? आपको सबसे पहला चीज प्रोग्रामिंग का लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कंसेप्ट रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग कीजिए ना, प्रोग्रामिंग अच्छा होगा। सी पढ़ लो ना, सी पढ़ने के बाद तुम्हारा सी पढ़ने के बाद तुम्हारा सी प्लस प्लस, जावा, समझे? क्लियर है? जितना भी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट, कुछ भी पढ़ लो, सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, बस हर एक चीज समझ में आएगा। क्लियर है? इवन पाइथन तो लगेगा कि सर ये तो कुछ है ही नहीं, तो खिलवाड़ करता है प्रोग्रामिंग के साथ। जब सी पढ़ने के बाद क्या पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे तब। समझे? मजाक नहीं होता है, मजाक है, क्या फ्रॉड करता है प्रोग्रामर के साथ, कुछ है ये नहीं है, मतलब बस सिंपल सा काम कर लो। क्लियर है? अब इसीलिए लोग कह देते हैं चलो स्टार्ट करो, तो किससे स्टार्ट कर लो, पाइथन से कर लो। नहीं करना चाहिए भाई, आपका प्रोग्रामिंग बिक रह जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को। ठीक है, एक चीज और, एक पॉइंट और नोटिस करते हैं। ठीक है, सी पढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत सारा लैंग्वेज इसी पे बेस्ड है, इसका सिंटेक्स सब क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस, अगर सी पढ़ लिया ना, तो सी प्लस प्लस में सिर्फ एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, ओप्स का कंसेप्ट, जो कि हम जावा में पढ़ाएंगे। क्लियर है? मतलब हु बहुत सारा का सारा कोड किसका वाला लिखा जाएगा, सी वाला लिखा जाएगा। बस उसका नया चीज दिया उसमें एक्स्ट्रा, की प्रोग्रामिंग करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टूल किसका वाला, सी वाला, प्रिंसिपल चेंज किया। क्लियर है? तो सी प्लस प्लस पढ़ना भी आसान रहेगा। फिर अगर बात करेंगे सी से जावा पढ़ोगे, तो जितना भी प्रोग्रामिंग टूल है सी का, सब जावा यूज करता है। लूप लगाना, कंडीशंस लगाना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, एरे का कांसेप्ट लगभग लगभग सब किसका जैसा है, सी वाला ही। पूरा प्रोग्रामिंग टूल सब उठा किसका लिया है, सी का, जावा पूरा हूबहू, कोई चेंजेस नहीं किया है। क्लियर है? बात समझे? फिर उसी तरह से एक और लैंग्वेज है सी शार्प, ये भी पूरा प्रोग्रामिंग टूल किसका यूज करता है, सी का। बात समझे? क्लियर है? सारा चीज है। तो आपको कंसेप्ट समझना है, इसलिए बेसिक चीजों को आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ जो अब मान लो सपोज करो पाइथन रह गया, तो पाइथन में क्या कहता है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल चेंज होगा, सिंटेक्स में थोड़ा चेंज होगा। अगर सी पढ़ लोगे ना, तो पाइथन समझना ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, उसका सिंटेक्स अलग है, जी नहीं, सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट वेरिएबल का भी वही होगा, सब चीज में वही चलता है। अगर जिस लैंग्वेज को सी का सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो लैंग्वेज को पढ़ने में सी के बाद ऐसा नहीं कि टफ हो जाएगा। बात समझे? वो भी आसानी है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको इसी तरीका से? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, तो इसीलिए सी मन लगा के पढ़ लेना है। क्लियर है? तुमको जावा हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो, सब सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? मन से पढ़ना है सी को। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात करेंगे आगे। देखो, तो आज का टॉपिक है ओवरव्यू, ओवर
व्यू ऑफ क्या, सी लैंग्वेज। क्लियर है? आज हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ओवरव्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओवरव्यू को समझते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से लेना देना हमें भी नहीं है, कोई खास लगाव भी नहीं है, कौन कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों, हम लोग को पढ़ना है भाई बना के क्यों गया। बस ये कहीं पूछता नहीं है तुम्हें प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू देना है। क्लियर है? जीके जीएस का नहीं। क्लियर है? तो बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट का, सी लैंग्वेज का। ठीक है, सी जो है ना हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे है कॉपी लेके बैठे रहिएगा, लगता है वो लिख लिया कीजिएगा, और जो नोट्स मिलेगा हो सकता है कि एग्जांपल वगैरह क्या हो, चेंज हो। यहाँ हो सकता है कि अच्छा दे दे नोट्स में, थोड़ा सा दूसरा पुराना वाला भी हो सकता है क्या, तो आप लिखते चलेंगे। क्लियर है? जब नोट्स अपना बनाओगे तो दोनों मिला के बना लेना। क्लियर है? नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? चलिए पहला पॉइंट समझते हैं कि सी क्या है, एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे कि सबसे पहला कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्लियर है? देखो ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी टास्क को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? जैसे अगर हमें तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देना है एडिशन का, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे क्योंकि तुम ह्यूमन बींग्स हो। क्लियर है? और हम भी वो चीज जानते हैं, तो इसलिए हम आराम से क्या कर रहे हैं, तुम्हें बढ़ाया। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज हुआ, हिंदी भी क्या है, तो उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज से थ्रू होता है। क्लियर है? जिसके थ्रू कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी पार्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? तो अब यहां पे समझो, तो जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, दीज ऑल आर द क्या, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? इस सभी का काम है कंप्यूटर को क्या करना, इंस्ट्रक्ट करना। क्लियर है? ये सभी काम क्या है, कंप्यूटर को क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे देखिए, तो सर ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि आप बोले कि इंस्ट्रक्शन देने वाला, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाई लेवल क्या है सर, अब यहां पे समझना, नहीं पेशेंस रखना है। ठीक है? क्लियर है? देखिए अब हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो लैंग्वेज का दो कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, एक आता है लो लेवल, क्या आता है, और एक है कौन, हाई लेवल। क्लियर है? दोनों का मकसद एक, इंस्ट्रक्शन देना किसको, कंप्यूटर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में जानते हो, लैंग्वेज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज, एमएल। क्लियर है? मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग मत समझ आना एमएल लिखने के बाद। क्लियर? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और एक असेंबली लैंग्वेज। क्लियर है? आप समझे? और हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आ गया सी, सी प्लस प्लस, जावा, मतलब जितना भी आज के डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब क्या है, हम लोग लो लेवल में प्रोग्रामिंग करते नहीं है। क्लियर है? हम लोग जो है ना लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग किसमें करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस है सर लो लेवल में और किसमें, हाई लेवल में, इसको समझते हैं। पहले एक चीज समझो, यहाँ पे देखो कंप्यूटर में जो एक्चुअल टास्क जो परफॉर्म करता है वो हार्डवेयर होता है। क्लियर है? हार्डवेयर जो एक्चुअल टास्क क्या करता है, जैसे कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, तो इनपुट लेने का काम कौन करता है, कीबोर्ड। क्लियर है? मॉनिटर आउटपुट देने का काम करता है, प्रोसेसर होता है वो हार्डवेयर है, वो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, रैम होता है जो हार्डवेयर है, जो डेटा स्टोरेज करने का क्या करता है, काम करता है ना? समझो, तो एक्चुअल परफॉर्म टास्क कौन करता है, हार्डवेयर। अब तुम ही लोग समझो, एक चीज बताओ, एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक है, अगर तुमको हम बोले एक इंस्ट्रक्शन दिए कि खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। क्लियर है? ये इंस्ट्रक्शन दिए, ये इंस्ट्रक्शन तुम्हारे दिमाग में गया, और दिमाग तुम्हारा शरीर का उस हार्डवेयर को एक्टिव कर देगा, जिससे तुम क्या हो गए, तो दिमाग इंस्ट्रक्शन किसको दिया, हार्डवेयर को। बात समझे? लेकिन जब लो लेवल में था ना, तो कंप्यूटर के पास ये सोचने का क्षमता नहीं था कि कौन सा हार्डवेयर कौन सा टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म। तो जानते हो क्या होता था, ये जो इंस्ट्रक्शन जो था लो लेवल में डायरेक्टली हार्डवेयर को ही दिया जाता था। क्लियर है? मतलब आपके पास ये क्षमता नहीं है। क्लियर है?
बात समझे कि आपको क्या है, मतलब कि कैसे काम होगा, बात समझे, ये सोचने की क्षमता नहीं है, तो हार्डवेयर को ही इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली देते थे। क्लियर है? तो जब लो लेवल में प्रोग्रामिंग होता था तो कंप्यूटर इतना छोटा-छोटा नहीं था। चलिए ये पूरा दीवार पे असेंबल होता था। क्लियर है? और कंप्यूटर घर-घर में होता नहीं था। तो पूरे जो प्रोग्रामर होते थे पूरे हार्डवेयर का नॉलेज रखते थे। समझे? तब जाके प्रोग्रामिंग कर पाते थे। वो पूरे हार्डवेयर को समझना, कैसा रजिस्टर, कौन सर्किट, सब में डेटा आपको खुद से वो इनपुट करते थे मैनुअली। कोई कीबोर्ड वगैरह का कांसेप्ट ऐसा नहीं था। बात समझे? क्लियर है? किसमें? लो लेवल में। क्लियर है? तो लो लेवल में प्रोग्रामिंग करना तो बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर है? अभी बताओ आज के डेट में मुझे नहीं पता है, चलो मुझे नहीं पता है कि मेरे कंप्यूटर में कैसे, मेरा कंप्यूटर कैसे अब सारा एक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म। हम लोग को पता है हार्डवेयर कैसे है, कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो हम लोग हार्डवेयर इंजीनियर के पास चल जाएंगे, क्या करने के लिए, बनाने, जबकि हम लोग प्रोग्रामर हैं। तब भी हम लोग को कोई नॉलेज रहना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग को हार्डवेयर से लेना, प्रोग्रामर को आज के डेट में प्रोग्रामर को हार्डवेयर से लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पे, तो लो लेवल में ना प्रोग्रामर को हार्डवेयर से ही लेना देना था। वो पूरे हार्डवेयर को अच्छे से क्या करता था, समझता था और सारा कोड देता था। क्लियर है? अब इसका बहुत सारा डिमेरिट। डिमेरिट नंबर 1, ठीक है, कोड लिखना टफ है भाई। क्लियर है? हर एक चीज को 0 1 में लिखना, ये क्या था, टफ था। मशीन लैंग्वेज में सब चीज किसमें लिखा था 0 और 1 में लिखा था। क्लियर है? तो 0 1 में लिखना टफ था। क्लियर है? असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान बनाया। लेकिन सबसे जो मेजर प्रॉब्लम था कि अगर मान लो 5 कंप्यूटर है, ठीक है, 5 अलग अलग कंप्यूटर, अब पांचों अलग अलग कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, सबका कैपेसिटी एक ही है। क्लियर है? इसका कैपेसिटी क्या हो सकता है। अब मान लो हम इसका हार्डवेयर को पूरा समझे, क्लियर है, और इसके लिए हमने कोड लिखा एडिशन करने का, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में। अब वो कोड जो हम लिखे यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो कोड हम लिखे यहाँ पे, ये कोड किसको गया, इसको गया यहाँ पे, समझ रहा ना। अब यहाँ पे जब ये कोड यहाँ पे इसको गया है, ध्यान समय यहाँ पे, यही कोड हम किसको दे रहे थे, इस कंप्यूटर को दिए। एक कंप्यूटर कह रहा है भाई कि मेरा हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, कैपेसिटी क्या है। अब इसका हार्डवेयर को फिर से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके लिए वही चीज के लिए नया कोड लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था किसमें, लो लेवल। मतलब प्रोग्राम ना हार्डवेयर डिपेंडेंट था, मतलब जिस मशीन पे लिखा गया है सिर्फ उसी मशीन पे क्या होता था, रन करता था, दूसरे मशीन पे रन नहीं कर रहा है प्रोग्राम आपका। क्लियर है? ये हार्डवेयर डिपेंडेंट। क्लियर हो रहा होगा? क्लियर है ना? अब समझो यहाँ पे, अब ये डिपेंडेंसी आ गया ना तो बहुत मुश्किल होता था प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, ये सारा डिपेंडेंसी को एब्जॉर्ब कौन किया, इस प्रॉब्लम को कौन, हाई लेवल लैंग्वेज आया तो प्रोग्रामिंग का स्टाइल बदला। ये कहा जब हाई लेवल लैंग्वेज आया ना तो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम सुने होगा सब लोग। हम लोग अपना कंप्यूटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, उस पर क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। क्लियर है? रहता ना है। देखिए, तो जब हार्डवेयर ये है, अब जब हार्डवेयर खरीद लिए तो इसके ऊपर एक हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। क्लियर है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है आपके सिस्टम को क्या करना, ऑपरेट करना। क्लियर है? जैसे हम लोग का दिमाग हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ये पूरा ध्यान रखता है। चलो लिखने का काम है तो क्या करना है, हैंड यूज करेगा। क्लियर है? कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, कौन दे रहा है, दिमाग ना। हम तुम्हारे पैर को थोड़ी बोलने गए थे भाई कि खड़ा हो जाओ, हम तुम्हारे दिमाग को बोले ना। तो कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का पूरे हार्डवेयर को मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? बात समझे? तो अब प्रोग्रामर को हार्डवेयर से लेना देना ही नहीं है, किससे लेना देना, ओएस से। क्लियर है? समझे? तो अब इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं, देखो ये इंस्ट्रक्शन किस में लिखे, सी में। ये इंस्ट्रक्शन जो जाएगा ना वो पहले किसके पास जाएगा, अब ये ओएस उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, अब देखेगा इनपुट वाला इंस्ट्रक्शन है तो अपने आप कीबोर्ड को दे देगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है मॉनिटर को दे देगा, प्रोसेसिंग करने वाला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को दे देगा। ये सब काम किसका करना हो गया, स्टोर करने वाला, मेमोरी मैनेजमेंट से लेके प्रोसेसिंग मैनेजमेंट से लेके सारा काम किसका हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब मुझे हार्डवेयर का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कभी, हम लोग देखो, हम जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, ये हम लोग हार्डवेयर पे नहीं काम कर रहे हैं बाबू, हम कनेक्ट किससे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्लियर है? दुनिया का कोई भी, जो मेरा कंप्यूटर है आसूस का,
तुम्हारा कंप्यूटर डेल का हो सकता है, किसी का एचपी का हो सकता है, सब में तो हार्डवेयर सेम ही ना है। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी अभी सबके पास विंडोज होगा क्या? तो तुम जब कंपनी में जाओगे ना, तुमसे पूछेगा ये नहीं पूछता तुम्हारा लैपटॉप का ब्रांड बताओ, ये नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे तुम काम। प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो पे काम करते हो, ओएस पे काम करते हो, मैक पे काम करते हो, ये बताओ। क्लियर है? बात समझे? आपका प्लेटफॉर्म पूछता है वो, क्योंकि जान रहा है कि हार्डवेयर से इसको क्या लेना देना है। क्लियर है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो इसको किसको देना है? ओएस को। ओएस किसको देगा? हार्डवेयर। वो कैसे दे रहा है वो अपना समझे, उसका जिम्मेदारी है। अब आपको लेना देना नहीं है। अगर आपका इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस कंप्यूटर में हार्डवेयर अगर ना होगा, जैसे आपने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दे दिया और आपके कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं अटैच है, क्या तो तुरंत डिटेक्ट कर लो ऑपरेटिंग सिस्टम कि नहीं ऐसा कोई डिवाइस आपके पास नहीं है, तो एक एरर मैसेज दे देगा। देगा ना? क्या क्लियर है? नहीं देता है? अब एक चीज बताओ, सोचो यहाँ पे आपका कैपेसिटी है एसएसडी का, मान लो 10 जीबी जगह खाली है और उसमें तुम 11 जीबी का डेटा क्या कर लिए? स्टोर। तुम हुलक के देखने गए थे कि कितना खाली है? बताओ। नहीं ना, वो तुम डाले तो ओएस डिटेक्ट नहीं है, तो कैपेसिटी नहीं, इसमें कहां से जाएगा कॉपी? ये कौन डिटेक्ट किया? तो सब काम कौन कर रहा है? तब तुम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हो, किसको? ओएस को। ओएस देखता है कि कौन सा हार्डवेयर इसको इस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा। बात समझे? तो वी वर्क ऑन द क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? तो हम लोग को लो लेवल लैंग्वेज भूल गए, हम लोग किसमें आ गए? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आ गया। चाहे कुछ भी हो, ये सी का कोड है, ये जावा का कोड है, ये भी जावा कोड किसके पास जाएगा? पाइथन का कोड किसके पास जाएगा? बस ओएस उसके हिसाब से अपने हिसाब से कर लेता है। क्लियर है? सब हम लोग कनेक्ट किससे होते हैं? ओएस। बस हम लोग को और किसी चीज से लेना देना नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब पहला, अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड क्या, तो इन लो लेवल लैंग्वेज we direct instruct to the hardware of computer system, ठीक है? और इन हाई लेवल लैंग्वेज we instruct ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? हम लोग किस पे काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या करते हैं? काम करते हैं। क्लियर है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में किस पे काम कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। क्लियर है? बात समझे? अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन लिखना हम और आसान बना देंगे आपके लिए। बात समझे? इंस्ट्रक्शन लिखना क्या बनाएंगे? आसान। कैसे? कहा ना कि हम जो इंस्ट्रक्शन लिखने में जो वर्ड यूज करेंगे ना, वो इंग्लिश वाला ही वर्ड क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सी का कुछ वर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा बताओ, इंक्लूड है। इंक्लूड वर्ड तो इंग्लिश में सुने होंगे। क्या काम होता है इंक्लूड का? इंक्लूड का इंग्लिश में क्या काम होता है? कब कब यूज करते हैं? ठीक है, बताओ इंक्लूड का हिंदी मीनिंग क्या है इंग्लिश में? किसी चीज को ऐड करना, इंक्लूड करना। बस यही मेन, यही मीनिंग लैंग्वेज में भी क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, चलो प्रिंट का क्या काम होता है? प्रिंट का जनरल प्रिंट का क्या काम होता है? प्रिंट देना। क्या यहाँ भी सेम यही है, आउटपुट देने का काम किसका है? प्रिंट का। बस समझे? तो जो इंग्लिश वाला ही वर्ड क्या किया है? यूज किया है। क्लियर है? मेन का, किसी को मेन क्यों बोलते हैं? वो हेड होता है ना, तो क्या बोलते हैं? ये मेन आदमी है भाई, इसको संभाल के रखो। तो प्रोग्रामिंग में भी एक मेन होता है। बात समझे? उस ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि हम सिर्फ किसको पहचानते हैं, बाकी किसी को नहीं पहचानते। मेन हेड यही है। तो सी में, सी प्लस प्लस के जावा के प्रोग्राम में मेन कौन होता है? मेने होता है। बात समझो? हेड आदमी है। बात समझो? देखो नाम कितना मीनिंगफुल रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम इंग्लिश वाला ही वर्ड यूज करके रखा है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब फिर और देखो, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन भी जैसे मैथ में लिखते थे ना, सेम वो सही लिखाता है। ठीक है, मैथ में तुम लिखते हो x इक्वल टू ए प्लस क्या बी, बताओ यही एडिशन का इंस्ट्रक्शन सेम यही वाला दे देना है। किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर भी समझ जाएगा। बताओ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दे रहे हो कंप्यूटर को, सिमिलर जनरल मैथमेटिक्स जैसा ही क्या करना है तुम्हें? देना है। कुछ नया चीज नहीं है। क्लियर है? तो प्रोग्रामर लोगों को क्या लगा ना कि तो बहुत अच्छा है भाई, जो चीज हम लोग जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं वही वर्ड यूज करके हम लोग कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं। तो कितना आसान चीज है, बताओ। क्लियर है? तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान बना दिया, इजी बना दिया। क्लियर है? बहुत आसान बना दिया। क्लियर है? बात समझिए? और उसको आसान बनाने का मेन श्रेय किसको दोगे? ऑपरेटिंग। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो। ठीक है ना? समझो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का एक क्या होते हैं, मतलब जान है, जान। समझ रहे हो ना? एक आदमी अगर है, समझ थोड़ा सा करना, तुम्हारा हार्डवेयर है, एक आदमी जो डेथ कर गया, समझ जाओ यहाँ पे,
उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है। बात समझे? अब उसको बोलोगे स्टैंड अप, पैर तो है लेकिन हार्डवेयर को मैनेज करने वाला उसके अंदर का सॉफ्टवेयर क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। बात समझे? तो कहां से हो पाएगा भाई? उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हार्डवेयर को देना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है। क्लियर है? ये चीज होता है। क्लियर है? तो यही समझो यहाँ पे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम्हारा ना सिस्टम डब्बा है, डब्बा कोई काम का नहीं है। तुम कैसे इंस्ट्रक्शन दे पाओगे इसको किसी भी हार्डवेयर? पॉसिबल ही? अरे भाई इसको ऑन करने के लिए भी क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्लियर है? ऑन होता है ना, उसमें भी क्या है इसका इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? अगर वो भी ना होगा तो ऑन ना होगा, जान जाओ। क्लियर है? तो सर ऑन करने का इंस्ट्रक्शन तो हम लोग देते नहीं, कैसे ऑन हो जाता है? तो जब कंप्यूटर बनता है ना, तो एक देखना, एक रैम होता है, नाम सुने हो? हाँ, और एक होता है रोम। रोम वो वाला मत समझ जाना चाहिए, ये वाला अपना मोबाइल वाला ये स्टोर करता है। रोम अलग होता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसका नाम देखो, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम क्या है? इसमें जो इंस्ट्रक्शंस, वो सब इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को हैंडल करने का काम करता है। जब ऑन होता है, जब ऑन बटन दबाए तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाए। इसमें इंस्ट्रक्शन है कि ओएस जो हार्ड डिस्क में है उसको उठा के कहां लाना? रैम में लाना। ऑन करने का इंस्ट्रक्शन सब किसके पास है? रोम के पास। तो एक बार मैन्युफैक्चरर इसको क्या कर देता है? इंस्ट्रक्शन बना के इस हार्डवेयर में डाल देता है। क्लियर है? इसीलिए कंप्यूटर ऑन ऑन आराम से हो जाता है। अगर रोम का इंस्ट्रक्शन गायब हो गया तो आपका ऑन भी नहीं होगा। ये परमानेंट, इसीलिए नाम क्या है इसका? रीड ओनली। क्या नाम है इसका? इंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीड किया जाता है, राइट इसमें किया, इसमें रैम है, इसमें डेटा लिखते भी हो और रीड भी करते हो, राइट भी करते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये चीज होता है। क्लियर हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज समझे? तो सी क्या बोलते हैं इसको? हाई लेवल। हाँ, कहीं कहीं तुम और एक चीज और देखोगे, एक चीज और बताते हैं। सी लैंग्वेज को ना मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल क्या लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल और लो लेवल के बीच का लैंग्वेज भी कहीं कहीं बोलते हैं। क्लियर है? बात समझे? लेकिन है प्योर ये हाई लेवल ही लैंग्वेज बोलना। अब क्यों है ये भी आगे आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? लेकिन मिडिल लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, मिडिल लेवल में इसके पास थोड़ा लो लेवल का फीचर्स है। आज भी अगर हार्डवेयर को हैंडल करने का जितना भी कोड है, अगर लिखाएगा तो सी और सी प्लस प्लस में ही लिखाता है। ठीक है? एम्बेडेड सिस्टम सब किस में लिखाता है? सी में। एम्बेडेड सिस्टम तो मतलब मान लो किसी फैन को रिमोट से चला रहा है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन तो होगा ना, तब रिमोट डालते हो तो क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। अब इसी रिमोट से चल रहा है। क्लियर है? तो आपको कुछ तो इंस्ट्रक्शन होगा, उसको समझ में आता होगा क्या? तो सारा चीज किसमें लिखा जाएगा? सी में। जितना भी हार्डवेयर को हैंडल करने का जो कोड होता है सब किसमें लिखाता है? सी में लिखाता है आज भी। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ा हार्डवेयर से थोड़ा क्लोज है ये। क्लियर है? हार्डवेयर से क्या है ये? क्लोज थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए लोग बोलते हैं इसके पास कुछ फीचर किसका वाला है? लो लेवल वाला भी है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं। लो लेवल और हाई लेवल का बीच का लैंग्वेज बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑनलाइन वाले लोग इस पॉइंट में कुछ दिक्कत? नहीं सर। बोलिए। नहीं ना? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। क्लियर हुआ ना? अब अगला पॉइंट बात करेंगे दूसरा। ठीक है? समझे यहां पे? सी इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। क्या होता है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। क्लियर है? कंपाइलर बेस्ड है। अब सर कंपाइलर क्या होता है इसको समझिए। ठीक है? एक चीज समझो, कंप्यूटर का मेन काम कौन करता है कंप्यूटर में? ठीक है, समझे? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? क्लियर है? ये तो पता चल गया अभी अभी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हम किस में दे रहे हैं? सी लैंग्वेज में, जो कि एक हाई लेवल। और कंप्यूटर का जो मदर लैंग्वेज बोलता है ना, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर समझता है, वो कौन समझता है? 01, मतलब मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? बात समझे? तो ओएस कहता है, समझो ध्यान से, कि हमको तुम इंस्ट्रक्शन तो ला के दे दिया किसमें? सी लैंग्वेज में, जो कि क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो तुम साथ में एक, और हमको किसको समझाना है? हार्डवेयर को समझाना है। तो वो कह रहा है, ओएस कह रहा है कि हम समझाएंगे कैसे, ये बताओ ना। ठीक है? तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बात को समझना है आपको? क्लियर है? ठीक है? और हार्डवेयर क्या समझता है? सिर्फ 0 और, मतलब मशीन लैंग्वेज। उसका मदर लैंग्वेज कंप्यूटर का कौन सा है? 0 और 1। समझ रहे हो सब लोग? अब यहां पे समझो, तो ओएस कहता है कि तुम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो इंस्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको तुम उसको ट्रांसलेट करने का एक सॉफ्टवेयर दे दो।
ट्रांसलेटर दे दो, जो तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो वही ट्रांसलेटर का नाम क्या है, कंपाइलर। बात समझे? क्या है वो, कंपाइलर। क्लियर है? तो जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज होगा ना, उसके पास एक वो ट्रांसलेटर होता है। क्लियर है? कौन सा ट्रांसलेटर, एक का नाम दो। तो हाई लेवल लैंग्वेज को देखो, हाई लेवल लैंग्वेज टू किस में, मशीन लेवल में कन्वर्ट, दो ट्रांसलेटर होता है। पहला होता है जिसका नाम क्या है, कंपाइलर, और दूसरा होता है जिसका नाम क्या है, इंटरप्रेटर। क्या नाम है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और कौन, इंटरप्रेटर। क्लियर है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव में क्या कर रहा है कि भाई दोनों के दोनों ट्रांसलेट करेगा किसको, हाई लेवल लैंग्वेज किसमें। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अलग है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग। काम करने का तरीका क्या है, जैसे कंपाइलर क्या कहता है, समझो ध्यान से। कंपाइलर कहता है, अब बहुत सारा लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड है और कुछ लैंग्वेज क्या है, तो सर कंपाइलर बेस्ड कौन है, मतलब जो कंपाइलर को रखा है एज ए ट्रांसलेटर। जैसे सी लैंग्वेज के पास क्या है जी, कंपाइलर है ट्रांसलेट करने के लिए। सी प्लस प्लस के पास क्या है, जावा के पास क्या है, कंपाइलर है। बात समझे? पाइथन लैंग्वेज का नाम सुने होगे, तो पाइथन के पास क्या है, इंटरप्रेटर है। बात समझे? तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अलग। ऑब्जेक्टिव सेम, वर्किंग प्रिंसिपल क्या, काम करने ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, अलग अलग। ठीक है? तो सर अलग अलग क्या है, समझो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अलग क्या है। देखो, आप ये कोड लिखे, मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये प्रोग्राम आप किसको दिए, पहले जाएगा किसके पास, कंपाइलर के पास, उसको क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास। क्लियर है? तो प्रोग्राम पहले किसके पास जाएगा जी, कंपाइलर को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। क्लियर है? तो जानते हो कंपाइलर कैसे काम करता है। कंपाइलर कहता है कि जितना आपके प्रोग्राम में अगर 100 इंस्ट्रक्शन है, तो 100 इंस्ट्रक्शन हम अपने पास ले लेंगे एक बार में। ठीक है? और हम आपको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मशीन लैंग्वेज में। करेगा ना, क्या कन्वर्ट करने का काम किसका है, काम कंपाइलर का काम है, कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कब, एक भी इंस्ट्रक्शन में कोई एरर नहीं होगा। अगर एरर रहेगा तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरा बात, ये रहेगा तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब अगर मान लो 100 इंस्ट्रक्शन उठ लिया, अब 5 इंस्ट्रक्शन में क्या था, एरर है, तो बता देगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर इतना में एरर था, ये वाला एरर था, इंस्ट्रक्शन नंबर इतना में ये वाला एरर था, सब नीचे आपको क्या कर देगा, बता देगा। और कहेगा क्या कि पहले एरर को सुधार लो, तब हम इसको क्या कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्लियर है? तो सारा एरर को पहले सुधार लेगा। क्लियर है? लेकिन इंटरप्रेटर मतलब एक साथ ही सारा कोड अपने पास कंपाइलर क्या कर लेता है, बुला लेता है, और उसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि सबको एक साथ कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कन्वर्ट तभी करेगा जब किसी में एरर नहीं रहेगा। तब अगर किसी भी कोड में एरर है तो सब बता देगा कि फलना फलना लाइन में क्या है, एरर है, फिर से तुम एरर को सुधारो और फिर से मेरे पास लेके आओ, तब हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है? नहीं समझे? क्लियर है जी? अब यहां पे समझो। लेकिन अब बात करेंगे किसका, इंटरप्रेटर का। इंटर मान लो ये कोड आपने लिखा उस पाइथन में, उस लैंग्वेज में जो क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड। इस ट्रांसलेटर ग्रुप में क्यों क्या रखता है, इंटरप्रेटर को रखता है। क्लियर है? ये कंपाइलर यूज नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो सर इसका क्या है, देखो इसका इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा, इंटरप्रेटर के पास ट्रांसलेट होने के लिए जाएगा। किसके पास जाएगा, इंटरप्रेटर के पास जाएगा, क्या करने के लिए, ट्रांसलेट होने के लिए। क्लियर है? अब यहां पर समझो, अब इंटरप्रेटर जानते हो क्या है, पहला कोड को पढ़ेगा, एक बार पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत, तब किसके पास गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कोड पे गया तो उसको कोई एरर दिखा, तो वहीं पे बता दिया कि इस कोड में क्या है। तो ये वाला आगे का कोड जो है ना, पढ़ा भी नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये कहा है पहले सुधार लो, तब हम जाके अगला कोड क्या करेंगे। ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, कौन, इंटरप्रेटर। क्लियर है? और कंपाइलर एक बार ही बुला लेता है, जहां जहां लाइन में है वहां एक साथ एरर क्या कर देगा, बता देगा। क्लियर है? और कंपाइलर इंटरप्रेटर कहता है कि नहीं, पहला पहला लाइन सही रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब जाके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर चौथा मीरर है तो उसके बाद का इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर है? ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है? तो सर थोड़ा डिफरेंस करके देखे, देखो तो हम लोग के पास सिस्टम तो है ही यहाँ पे, तो करके दिखाते हैं इंटरप्रेटर का काम और किसका काम, कंपाइलर का।
देखो किसी भी लैंग्वेज में जब कोड लिखो, चाहे जावा में लिखोगे, चाहे तुम सी में लिखोगे, यू हैव टू क्या, कंपाइल योर कोड। क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, और देन उसको क्या करना पड़ेगा, समझे, तब जाके रन करेगा। अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तब, क्लियर है, अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तब जाके वो क्या होगा, रन करेगा। क्लियर है, बात समझे। चलो दिखाते हैं, तो जैसे पाइथन में एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे इस तरीका से, देखिए चलो पाइथन खोल लेते हैं थोड़ा। पाइथन क्या इंटरप्रेटर बेस्ड है, पाइथन क्या है, इसके पास ट्रांसलेटर ग्रुप में क्या रखता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। चलो ये पाइथन में कोड पहले से लिखा होता है, हम सिंपल सा कोड लिखते हैं, क्लियर है। देखो हम लिख रहे हैं पाइथन में प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, पाइथन बहुत इजी है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। प्रिंट क्या लिखे हम, हेलो प्रिंट करा लिए, ठीक है। चलो एक और लिख देते हैं प्रिंट, क्लियर है, हम हाई प्रिंट करा लिए, क्लियर है, समझे। फिर यहाँ लिखे प्रिंट और यहाँ पे हम गुड प्रिंट करा लिए, सिंपल सा कुछ 3 गो लाइन, 3 इंस्ट्रक्शन इसके पास क्या किए हैं, दिए हैं, क्लियर है, बात समझे। प्रिंट में ना देखो यहाँ पे अभी रन कराते हैं, यहाँ पे रन मॉड्यूल आ गया, हेलो भी आ गया, आउटपुट हाई भी आ गया, और क्या आ गया, मतलब कंप्यूटर मेरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था उसके हिसाब से मेरा आउटपुट क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, दिखा दिया। चलो अब हम इस लाइन में क्या कर देते हैं, एरर कर दिया, मतलब प्रिंट में टी छोड़ दिए, गलती से छूट गया, क्लियर है। चलिए अब हम रन कराते हैं, समझे, देखो हेलो आया ना, और दूसरा लाइन में एरर था, वहां एरर बता दिया, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, देख रहा हूं, तीसरा लाइन को पढ़ा ही, समझ में आ रहा है, देखो पढ़ लिया, पहला लाइन सही था, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया 100%, क्लियर है, या और दूसरा लाइन एरर था तो वहां छोड़ दिया, उसके बाद से लाइन को पढ़ाई, ये इंटरप्रेटर वेस्ट हुआ। और अगर यही क्या रहता तो प्रोग्राम रन ही नहीं करने देता, कहता ना कि अभी एक लाइन में क्या है, ऐसा नहीं कि पहला लाइन का एरर आ जाता, बस समझे। चलो दिखाते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि क्या है, कंपाइलर बेस्ड है, ये तो समझ में आ रहा होगा। देखो सब चीज देखते चलो यहाँ पे लाइव कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको हम दिखा दिया आपको इंटरप्रेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब बात करेंगे किसके बारे में, सी के बारे में। चलो सी तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग का कंपाइलर बेस्ड है ना। चलिए आते हैं सी में, हम लोग इसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। चलिए देखिए, चलो यहाँ पे हम एकदम सेम कोड लिख रहे हैं बाबू, प्रिंटफ, क्या लिखे हम, हेलो लिखे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ, यहाँ प्रिंट नहीं लिखाते, यहाँ प्रिंटफ लिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए क्या, हाय, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ लिख दिए प्रिंटफ, और यहाँ लिख दिए हम क्या, गुड, लिख दिए। चलो सेम चीज रन कराते हैं इसको, आराम से रन करेगा। देखो यहाँ पे है, पहले क्या ऑप्शन है, कंपाइल कीजिए पहले, फिर, और नहीं तो कंपाइल एंड रन एक साथ करना, तो कंपाइल हो जाएगा, सही रहेगा तो रन भी डायरेक्ट करा देगा, दोनों एक ही बटन से काम चल जाएगा। तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर दिए, ठीक है। देखो हेलो भी आ गया, हाई भी आ गया, और क्या आ गया, सामने दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अब यहाँ पे अब सुनो, इसमें हम ना छोड़ देते हैं, यहाँ भी गलती कर दी है, क्लियर है जी। क्या ये एग्जीक्यूट पाइथन में एग्जीक्यूट कर गया था, हेलो आ गया था ना, क्या ये भी एग्जीक्यूट हेलो कर देगा, देखिए यहाँ पे देखो कंपाइल किए, चलिए देखो यही पीरियड दे रहा है ना, अनडिफाइंड रेफरेंस कौन, प्रिंट, नीचे देखो है, कह रहा है भाई हम एक बार लाइन तुम्हारा ले लिए थे सारा पास, हमको दूसरा लाइन में क्या आ गया, एरर आ गया, तो हम कोड नहीं पढ़ेंगे, हम कोड तभी ट्रांसलेट करते हैं जब सभी लाइन में क्या हो, एरर नहीं हो, सभी लाइन बिल्कुल सही हो, कोई एरर, ये लाइन वाली लाइन है कि पहला लाइन सही होगा तो हम एग्जीक्यूट करवा देंगे, ऐसा नहीं किया। ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, फिर सामने लाइव करके दिखाए ना, ये कहा कि पूरा के पूरा सही कर लो, मेरे पास आएगा, एक भी लाइन में एरर नहीं रहेगा, तब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे, ऐसे रन नहीं करने देंगे। कंपाइलर इंटरप्रेटर कहता है 50 लाइन लिखे ना, 49वां लाइन में एरर है, तो 48 लाइन तक तुम्हारा प्रोग्राम 100% क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, वो लाइन बाय लाइन चलते आ रहा है। नहीं समझ रहे हैं, हाँ बोलिए जी, किसी को क्वेश्चन है, बोलिए। ये सब बताया जाएगा, सी अभी सी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं की है ना, ओवरव्यू चल रहा है। आपको सुनो यहाँ पे आपको एक सेमी कॉलन क्यों दिए हैं, मेन क्यों लिखे हैं, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
बात समझे? जब बच्चा यहाँ एडमिशन लेता हम उसको यही चीज बोलते हैं कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को जितना चाहो उतना बढ़ा लो, ठीक है, जितना डीपली चलेगा। क्लियर है? आपको कोई भी चीज, अभी अभी हम लोग आएंगे ये सारा चीजें पे, अभी टाइम लगेगा इस पे आने के पहले, उससे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब हम लोग इस पे आएंगे। वर्ड मेन क्यों लिखे सर, प्रिंटफ क्यों लिखे सर, सेमी कॉलन क्यों दिए सर, ब्रैकेट क्यों ओपन करते हैं सर, सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आप पेशेंस रखो, ठीक है, अभी हम लोग इस पर, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक मेरे को देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आया। तो बोथ आर द ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? तो सी लैंग्वेज के पास कंपाइलर है, इसीलिए सी को सब क्या बोलता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बोलता है। क्लियर है? चलिए, यहां तक ऑनलाइन वाले लोग समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है, किसका पॉइंट पर, यहाँ पे तीसरा पॉइंट। क्लियर है? बात समझे? देखो यहाँ पे सी के बारे में बोला जाता है क्या कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, समझना यहाँ पे, ठीक है? जैसे देखो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सब ना केस सेंसिटिव है। बात समझे? क्लियर है? एचटीएमएल का नाम सुने हो? एचटीएमएल नाम सुनो ना, एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है। अब क्या अंतर है भाई केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिव नहीं होने में? क्या, अब यहां पे समझो, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जहां पे अपर केस और लोअर केस में अंतर हो जाता है, ठीक है? जैसे देखो हम लोग इसको क्या पढ़ते हो तुम, इसको क्या पढ़ते हो, छुटकी ये नहीं ना पढ़ते हो, ऐसा नहीं ना, स्मॉल ए ऐसा बोलते हो नहीं ना, पढ़ना तो क्या है दोनों को, यही क्या? अब किसी बच्चों को कैसे बोलते, छोटा वाला एबीसीडी पढ़ो, ऐसा बोलते हैं? दोनों में क्या पढ़ता है, एबीसीडी। अब बच्चा के लिए ए भी है सेम, ए भी है क्या, लेकिन कंप्यूटर के लिए कहता है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस जावा वगैरह में क्या कहेगा कि ये भाई अलग सिंबल है और ये क्या है, अंतर है दोनों में। तो जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता ना है उसको अंतर नजर आएगा, किसमें, बड़ा वाला और छोटा वाला। मान लो एक वर्ड यूज करते हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किए, क्लियर है, हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, समझो नंबर, क्या नाम यूज किए, ठीक है, फिर एक वर्ड यूज किया नंबर, ठीक है, फिर एक वर्ड यूज किए नंबर, तीनों को क्या पढ़ेंगे जी, तीनों लेकिन सी लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड है, समझे? क्लियर है? इसका नंबर का सारा चीज क्या है, स्मॉल, इसका एन क्या कर दिए और इसका सब क्या कर दिए, और किसी ए वो कैरेक्टरों कर दोगे सब अलग अलग वर्ड हो जाएगा, लेकिन तुम पढ़ोगे क्या, समझे? तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। क्लियर है? कि जो जिस केस में लिखा हुआ है सिर्फ स्पेलिंग ही मैच नहीं कराना है, केस में क्या करवाना होगा, मैच। चलो अब इसका भी एक तुमको लाइव ही करके दिखाते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब देखो, यहाँ पे ये गलती था ना, देखो यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिए, प्रिंट एफ लिख दिए, अब तो बिल्कुल सही हो गया, रन करा रहे, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा, रन कर गया ना। चलो अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, देखो हम सिर्फ केस बदल देते हैं, प्रिंटफ का पी छोटा लिखा हुआ है और हम कंप्यूटर बोल लिखा, हमसे क्या लिखा गया, तो कंप्यूटर लगेगी वाला मेरा वाला, उसको लगेगा नहीं मेरा वाला प्रिंटफ नहीं है भाई, क्या मैं उसको लगेगा कि सी लैंग्वेज को लगेगा क्या कि हम तो लिखते हैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या लगेगा, मेरा वाला प्रिंटफ तो छोटा में लिखल है भाई, किसमें है, तो उसको तो लगेगा कि नहीं फिर गलती कर दिया ही नहीं, केस सेंसिटिव है। अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो उसको बड़ा पी और छोटा पी क्या लगता, सेम नजर आता, क्लियर है? जैसे एचटीएमएल में बड़ा में लिखो तो सेम चीज, छोटा में लिखो तो सेम चीज नजर आता है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे इसको हम देखो कंपाइलर रन कराते हैं, यहाँ देखिए आ रहा, देखो यहाँ पे फिर कह रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस कौन, स्पेलिंग सही है, सही है ना, सब कोई गलती भी हम किए नहीं है, लेकिन गलती क्या हो गया, केस बड़ा कर दिए ना, लिखना था उसको किसमें और लिखा गया किसमें, तब ये नहीं ना होना चाहिए। तो जो लैंग्वेज अपने आप को केस सेंसिटिव बोल दे ना, तो आपको उसी के हिसाब से क्या करना है, लिखना है, बात समझे? उसी के हिसाब से आपको पूरे अच्छे से करना होगा, क्लियर है? जो कह रहा है जो बड़ा में लिखना, जावा में भी एकदम, जावा में तो स्ट्रिक्ट रूल है, बात समझे, कि जो बड़ा में कह रहा है वो बड़ा में लिखो, जो छोटा में कह रहा है छोटा में लिखो, क्लियर है? एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ लिखो, क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो केस सेंसिटिव समझ में आ रहा होगा सबको?
वेरी गुड, चलिए तो केस सेंसिटिव आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई टैग लिखते हैं, ठीक है, देखो तो हम लिख दिए H1 टैग, क्लियर है, और कोई लिख दिया H1 टैग, तो इस HTML को लगा दोनों एक ही है, कोई दिक्कत? इसको छोटा बड़ा सब एक लगता है, ठीक है। और लेकिन जावा C++ ये सबको क्या लगता है? अलग लगता है इसमें, इसलिए इसमें स्पेलिंग के साथ साथ जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ, जिस केस में लिखा हुआ है, वही केस भी आपको यूज ना, तो इधर आया उसको लगेगा नहीं ये मेरा वाला वर्ड ही नहीं है, क्लियर है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, केस सेंसिटिव समझ में आया। तो सी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव बोलेंगे, क्लियर है। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे केस सेंसिटिव के बाद का पॉइंट। देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट, क्लियर है, बात समझे। देखो यहाँ पे स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, टाइप्ड लैंग्वेज कौन? सी लैंग्वेज। इसको समझना बहुत डिटेल से समझना है पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर है। स्टैटिकली टाइप्ड क्या होता है? पूछता है कहीं भी, ये पूछेगा, जैसे पाइथन स्टैटिकली टाइप्ड नहीं है, डायनेमिकली टाइप्ड है। जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है, C++ जावा ये क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड है। तो पूछेगा क्या अंतर होता है स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में, क्लियर है। ये आपसे अंतर क्या करेगा? पूछेगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो जब हम लोग को डेटा स्टोर करना होता है, देखो तो डेटा जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो डेटा स्टोर कहां होता है? रैम में। कहां स्टोर होता है? रैम, क्लियर है, क्लियर है। रैम आपके पास होना चाहिए। अब डेटा यही रैम क्या करता है? स्टोर करता है। अब इस रैम में आपको अपना डेटा को स्टोर करने के लिए जगह रिजर्व करना पड़ेगा, क्या करेंगे ना, ठीक है। तो एक जगह हमको रिजर्व करना होगा, ठीक है, बात समझे। अब ये जगह जब रिजर्व करेंगे तो इस जगह का टाइप देना पड़ता है, क्या देना पड़ेगा? टाइप। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में कि वो जगह किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो सर टाइप का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुमको दो इंटीजर नंबर का सम करना है, इंटीजर जिसमें डिसिमल फ्रैक्शन पार्ट होता नहीं है, क्लियर है। डिसिमल नंबर स्टोर करना है जिसमें इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शन पार्ट भी होता ना है। अब यहाँ पे समझो, तो कहता क्या है कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है इंटीजर का, तो आपको इस जो आपने जो रिजर्व किया है स्पेस, जिसका नाम आपने रखा, मान लो क्या एक्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपना पहचानेंगे ना कि मेमोरी में मेरा डेटा किस नाम से है, ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे डिटेल से आगे भी, ये सब ओवरव्यू ऑफ सी के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये सब चलना है, ठीक है। अब यहाँ समझो, तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का एक, अब बताओ एक्स कंटेनर जो है ना, इसका कोई टाइप ही आपको मालूम नहीं है, क्या इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? बात समझ में आ रहा है? इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा आपको मालूम नहीं है, क्लियर है। लेकिन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज कहता ना है कि जब तुम बनाए हो डेटा को रखने के लिए स्पेस रिजर्व किया मेमोरी में, तो तुम सबसे पहले बताओ किस टाइप का वो डेटा स्टोर करेगा, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे रखे एक्स, समझो, और इसको हम कर दिए कि तुम किस टाइप का रखोगे? इंट वाला रखोगे। किस टाइप का? इंट। तो एक्स ना इसके साथ ना स्ट्रांगली बॉन्ड हो गया, कहेगा क्या कि हमें जब भी डेटा स्टोर होगा तो हम क्या रखेंगे? सिर्फ इंटीजर वैल्यू, डिसिमल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू हम स्टोर नहीं करेंगे। बात समझे? एकदम फिक्स हो गया, बॉन्ड हो गया उसके साथ। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे हम दिखाते हैं करके, देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू 5, तो x कहेगा हम रख लेंगे क्योंकि हम किस टाइप के हैं। अब जो आप जो डेटा स्टोर करो वो भी किस टाइप का है, तो यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। लेकिन हम x को रख दिए, कह दिए कि इसमें राम रख लो, तो भाई तो x कहेगा नहीं, ये कहां से रखेंगे हम जी, कहेगा ना, कहेगा कि मेरा टाइप क्या है, ठीक है, मेरा टाइप क्या है, और आप डेटा कैसा दे रहे हो, कैरेक्टर में ना, तो हम स्टोर, क्योंकि मेरा टाइप फिक्स है, हम स्टैटिकली टाइप्ड, क्लियर है। आप हमको वैल्यू बदल दो, x इक्वल टू 255 रख दो, हम रख लेंगे, 5 को हटा देंगे क्योंकि 255 भी क्या था, इंटीजर ही था, तो हम स्टोर कर लेंगे। बात समझे? तो इसमें स्टैटिकली टाइप में हम लोग जब वेरिएबल बनाते हैं, डेटा रखने के लिए जो स्पेस रिजर्व करते हैं, उसका टाइप देना पड़ता है, ठीक है, उसका टाइप क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्लियर है। और उसका टाइप
पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में कभी चेंज, वैल्यू बदल सकते हैं, टाइप बदल नहीं सकते हैं। किसमें? स्टैटिक टाइप। क्लियर है? बात समझे? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे समझो। लेकिन अब कोई लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप है, डायनेमिक टाइप, जैसे पाइथन का बात कर लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट का बात कर लेंगे, ये सब क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड है। सी प्लस प्लस ये सब स्टैटिकली टाइप्ड है। जावा ये क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड है। और पाइथन वगैरह क्या है? डायनेमिकली टाइप। अब डायनेमिकली मतलब लूजली टाइप्ड, ठीक है ना? इसका कोई मतलब जिस पे कुछ रख लेगा, बात समझे? इसका कोई टाइप है नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम एक्स बना लिए, तो पाइथन में कहता है कि एक्स का टाइप देने की जरूरत नहीं है। बात समझे? एक्स का टाइप देने की जरूरत अब नहीं है। आप क्लियर है? अब क्या टाइप नहीं दोगे तो कैसा रखोगे? ये कहता ना पाइथन, तुम इसमें डेटा जो डालोगे तो हम डेटा को देखेंगे कि कैसा तुम डाला, इंटीजर डाला है तब वो समझ जाएगा हम किस टाइप के हैं, इंटीजर। तो इसमें हम एक्स में कितना डाल दिए? 5। तब पाइथन को लगेगा क्या कि हम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, डेटा के हिसाब से। तो अब इसका तो टाइप तो अब ये तो स्ट्रॉन्गली टाइप है नहीं, किसी के साथ बॉन्ड है ही नहीं। तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ राम भी रख दिए। क्या रख लिए? राम। एक्स का हम रख लेंगे भाई, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम पहले से किसी के साथ बॉन्ड थोड़ी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे डेटा रखे, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डेटा रखे, यहाँ पे डेटा का टाइप क्या है, और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? तो यहाँ पे एक्स इंटीजर हो गया और यहाँ पे एक्स क्या हो गया? बात समझे? स्ट्रिंग हो गया। बात समझे? टाइप भी बदल गया इसका। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5.5 रख दिए, एक्स का हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? एकदम समझो, ऐसा समझो, ठीक है। घर में अगर कोई भी सामान रखने के लिए तुम कंटेनर लाए, ना समझे? क्या लगाए? ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझो। मान लो तुम पानी रखने के लिए तुम क्या लाए? बोतल लाए। समझे? यहाँ पे बोतल लाए ना जी, क्या रखने के लिए? तो बोतल का डेटा टाइप है कि इसमें क्या रखेगा? ये बॉन्ड है किसके साथ? हाँ, दूसरा चीज डालोगे तो बोतल क्या करना, ये नहीं होगा, ये स्टैटिकली टाइप। क्लियर है? अब यहाँ पे डायनेमिक टाइप में जानते हो, खाली बोतल होता है, कुछ हो रख दो, पानी दूध कुछ हो रख दो, कहेगा को जी, बस इसका कोई टाइप ही नहीं है। अब समझ में आया? बस यही समझना है। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटेनर का डेटा टाइप ना होता है उसको डायनेमिकली टाइप बोलते हैं। वो किसी भी टाइप का डेटा क्या कर लेगा, हाँ, उसको डेटा के हिसाब से पता चलता है उसका टाइप। क्लियर है? समझे? और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा का टाइप देना पड़ता है, क्लियर, कि बता देना पड़ता है पहले ही कि हम इस टाइप का डेटा रखना है तुम्हें, तो फिक्स कर दो। उसका पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में उसका वैल्यू बदला जा सकता है, टाइप कभी बदला नहीं जा सकता। क्लियर है? मतलब क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा सबको? ठीक है। चलो अब सर इसका भी एक एग्जांपल करके लाइव करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, एसी लैंग्वेज को हम क्या बताया जी, स्टैटिकली टाइप ना। देखो, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ये इन टाइप का कौन, या फिक्स कर दिया कि एक्स क्या है, इंटीजर है। एक्स क्या है? अब एक्स इक्वल टू हम रख दिए कितना भाई, हम रख दिए 9। तो एक्स कहेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 भी इंटीजर है और हम मेरा डेटा टाइप भी क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स इक्वल टू हम रख दिए 89। एक्स को अभी भी कोई प्रॉब्लम, वैल्यू बदलते जाइए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप सोचोगे एक्स इक्वल टू हम रख दिए क्या, राम, ठीक है, बात समझे। अब इसको हम कंपाइल रन कराते हैं। देखिए इधर देख रहे हो ना, वार्निंग के साथ आपके पास कोई कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे असाइनमेंट मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट ए कास्ट। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया। क्लियर है? लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं किसमें, जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो ना, जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कौन सा, पाइथन को। देखो वहां पे दिखा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज होता है। चलो यहीं पे पाइथन के यहीं पे कराते हैं। जैसे देखो, एक्स इक्वल टू हम कितना रखे, एक्स का कोई टाइप है, प्रिंट भी कर दिया भाई, आ गया ना। अब वही एक्स में हम क्या रख लिए, रख भी लिया, प्रिंट भी कर दिया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम पूछते हैं, सुनो यहाँ पे देखो, एक्स इक्वल टू जब हम 5 रखे थे, तो अब यहाँ पे पूछते हैं कि एक्स का टाइप क्या है। क्या पूछते हैं? टाइप। क्लियर है?
टाइप ऑफ किसका, एक्स का। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप फंक्शन है या टाइप होता है एक्स, क्या दिया, इंट दिया ना। यहाँ पे एक्स का टाइप क्या है, जब एक्स में कितना है 5 है तो एक्स का टाइप क्या दिया जी। अब वही एक्स में हम राम डाल दिए थे ना, डाल देते हैं फिर से। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि एक्स का टाइप बताइए, तो किसका टाइप बताइए। क्लियर है, बात समझे। क्या दिया, एस टी आर, क्या बन गया, देख रहे हो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी बदल गया और टाइप भी, तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है ना, तो बदल तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा स्टैटिकली टाइप। और क्या कोई पूछे तो बता दोगे ना। चलिए वेरी गुड, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है जी ऑनलाइन वाले लोग, नो सर। नहीं, ठीक है। नो सर। चलिए, अब एक चीज सुनो यहाँ पे, पचमा पॉइंट। ठीक है, समझे, सी जो है ना, सी जो है, सी इज बेस्ड ऑन मॉडुलर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, मॉडुलर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। क्लियर है, मॉडुलर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल क्या होता है समझो। ये जो है मॉडुलर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब एक चीज बताना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज को समझना। मान लो क्या नाम है तुम्हारा, हर्ष। हर्ष को हम यहाँ पे 3-4 काम दे चुके हैं। ठीक है, हर्ष को बोले कि तुम एडिशन भी करना, सब्ट्रैक्शन भी करना, मल्टीप्लिकेशन भी करना, एलसीएम भी निकालना, एचसीएफ भी निकालना, सब काम किसका, क्लियर है, हाँ, सब काम किसको दे दिए। ठीक है, हर्ष एक दिन नहीं आया तो कितना काम डिस्टर्ब होगा, सबका सब ना, कितना प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा जी, हाँ। दूसरा, ठीक है, क्लियर है, हर्ष को जब हम बुलाते हैं ना सब टास्क परफॉर्म करता है ये, क्लियर है, बात को समझे। तो ये चीज प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक ही आदमी के ऊपर सब टास्क दे दोगे तो उसको लोड क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो मॉडुलर प्रोग्रामिंग कहा कि अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा टास्क हो तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर छोटा छोटा सब प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, पार्टीशन कर लीजिए, क्लियर है, और सभी का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दीजिए, दे दीजिए। क्लियर है, इससे आपको 2-3 फायदा मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट मॉडुलर प्रोग्रामिंग जब कोड करते थे तब क्या होता था, इसको समझो। देखो यहाँ पे जैसे ये हम कोड लिखे, देखो यहाँ प्रोग्राम है मेरा, समझना, यहाँ पे कोड हम लिख लिए एडिशन का, ये कोड किसका है जी, एडिशन का। इसी मॉड्यूल के अंदर, इसी मॉड्यूल के अंदर में कोड हम लिख दिए सब्ट्रैक्शन का, ये कोड किसका है, सब्ट्रैक्शन का। क्लियर है, अब इसी मॉड्यूल के अंदर हम फिर एक और कोड लिख दिए एलसीएम निकालने का, क्या निकालने का। चलो आगे बढ़े तो हमको यहाँ पे सुनो, यहाँ पे फिर से एडिशन के क्या पड़ गया, जरूरत पड़ा। क्लियर है, तो एडिशन का कोड तो लिखा है कहाँ, ऊपर है ना, और वही वाला कोड हमको फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। कोई कंप्यूटर कहता है कि हम सीक्वेंस ऑर्डर में कोड को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब यहाँ पढ़ लिए ना, यहाँ तक आ गए पढ़ते पढ़ते, तो हम दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, बात समझे। जब यहां तक आ गए तो हम दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे, क्या करने के लिए। तो मतलब क्या है कि ये वाला कोड हमको फिर से रिपीट लिखना ना पड़ेगा जी, बोलो एडिशन का, बोलो अगर फिर से जरूरत पड़ जाए कहीं पे तो फिर से वो वाला कोड क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक ही टाइप का कोड तुम कितने जगह पर लिख रहे हो, अलग अलग जगह पे, क्लियर है। तो सबसे मेन डिमेरिट था किसका, जब हम लोग मॉडुलर प्रोग्रामिंग नहीं अपनाते थे तब, कि जो कोड हम लिख लिए उस कोड को दोबारा यूज नहीं कर पा रहे थे, उसी कोड को दोबारा लिखना पड़ता था, क्योंकि कंप्यूटर मूव नहीं कर पा रहा था, बात समझे। तब आया किसका कंसेप्ट, मॉडुलर प्रोग्रामिंग कहा कि आप ऐसा कर लेते कि आप
मॉड्यूल बना लो। मॉड्यूल मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाओ और उसका एक नाम रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष को बोले कि तुम एडिशन करना, हर्ष, क्लियर है, बात समझे। इसको हम बोल दिए तुम सब्ट्रैक्शन करना, उसको बोल दिए एलसीएम निकालने के लिए, उसको बोल दिए हम एडिशन मतलब एचसीएफ निकालने के लिए। कितना काम हो गया? 4 टास्क। और क्यों आदमी है? 4 आदमी। कितना फायदा है? अब सुनो, हमको किसी भी जगह पर एडिशन करना होगा तो हम किसको बुला लेंगे? हर्ष। क्लियर है, बात समझे। हम किसको बुलाएंगे? हर्ष को बुला लेंगे। क्या 10 बार बुलाएंगे 10 बार आएगा, बात समझे। दोबारा लिखने की जरूरत हमको, बस इसको एक बार हम बता दिए थे। क्लियर कि एडिशन ऐसे होता है। तो देखो, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहता क्या है, कुछ इस तरीका से कहता है। देखो कि पहले डायरेक्टली लिख रहे थे, अब इस प्रोग्राम के अंदर में अलग अलग मॉड्यूल बना लिए। इसका नाम रख लिए ऐड का मॉड्यूल। इसका नाम क्या है? इसके अंदर जो कोड है किसके रहा है? एडिशन करने का एक सेपरेट कोड है कि भाई आप सिर्फ क्या करोगे? एडिशन करोगे। क्लियर। फिर यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड लिखोगे ये किसके लिए हो गया? तो हम बता दिए उसको कि तुम्हारा सिर्फ काम क्या है, एक पार्टिकुलर टास्क तुमको परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का, बाकी कोई तुमको करना नहीं है। ठीक है, फिर एक और मॉड्यूल हम बना लिए, इसको बता दिए तुम क्या करोगे? एलसीएम करने का कोड इसके अंदर हम लिख दिए। क्लियर है। और फिर एक और बना दिए एचसीएफ करने का कोड। एचसीएफ करने का कोड हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लिख दिया, बात समझे। क्लियर, मॉड्यूल हो गया। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ना एक मेन मॉड्यूल होता है। कौन मॉड्यूल? मैं देखो सी लिखते तो उसमें मेन था ना, वही मेन है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम खाली उसी को जानता है, बाकी किसी को जानता, ये सब मॉड्यूल को जानवे नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से किसको जानता है? मेन मॉड्यूल को। ठीक है, अब मेन मॉड्यूल को काम करवाना था किसका वाला? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो मेन मॉड्यूल देखेगा कि मेरे प्रोग्राम के अंदर दूसरा मॉड्यूल है जो क्या काम कर रहा है? एडिशन का काम। देखो, तो चुपचाप ही जानते हो क्या करेगा? ऐड मॉड्यूल को ऐसे यहाँ पे लिख देगा, बस समझे, कॉल कर दिया उसको, बस समझे। तो एडिशन का काम होना क्या हो गया? शुरू हो गया। क्लियर है, बस समझे। उसको एलसीएफ निकालना था तो कौन सा मॉड्यूल यूज करेगा? फिर उसको फिर से एडिशन का जरूरत पड़ गया तो फिर से क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा, बस समझे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, उसको फिर से एलसीएम का जरूरत था तो एलसीएम मॉड्यूल को क्या कर लेगा? उसको दोबारा लिखना। अब एक बार बना दिया, जितने बार चाहेगा उतने बार उसको क्या करेगा? रीयूज करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सबसे मेन फायदा होता है कि एक बार कोड लिख दो बाबू, और क्या करो? जितने बार चाहो उतने बार क्या करो? रीयूज करो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं ना। ये चीज होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब इसका और भी बेनिफिट है। पहला, ये सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको पता है, कोड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का बेस्ट क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को लिखो और बार बार उसको रीयूज करो। ये सबसे मेन इसका फायदा आता है। किसका? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है। और फायदा क्या आएगा? मान लो जब हम प्रोग्राम रन करवाए, ठीक है, तो हमको पता चला कि एचसीएफ का कोड जब रन कर रहा है ना, तो इसका आउटपुट गलत आ रहा है। क्या रहा है? किसका आउटपुट? एडिशन का सही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन सही दे रहा है, एलसीएम भी सही दे रहा है, एचसीएफ रन कर रहा है, तो इसमें कुछ एरर होगा, कोड आपने कुछ गलती लिखा होगा, जिसके कारण मेरा एचसीएफ सही से कंप्यूटर एचसीएफ को अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है। क्लियर है। तो अब हमें बाकी सब मॉड्यूल देखने की जरूरत है, सिर्फ किसको देखेंगे? बताओ तो उतना सब प्रोग्राम को देखने की पूरा जरूरत नहीं है, सिर्फ किस मॉड्यूल को देखिए, तो आपको एरर डिटेक्ट करना भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। क्या एरर डिटेक्शन करना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, बस समझे। चलो इसको हम एक करके दिखाते हैं, आपको दिखेगा आपको कि हाँ सर सही बोले हैं। देखो यहाँ पे हम आते हैं सी में ही। ठीक है, अभी कंसेप्ट को समझना, ये सब क्या हो रहा है, कैसे सर लिखते हैं, ये सब चीज बताया जाएगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना इस चीज को। देखो हम यहाँ पे इंट ए क्या लिखे? बी, और ये क्या लिखे? ए इक्वल टू कितना? हम रख दिए, नाम फिक्स कर दिए, बात समझे। बी इक्वल टू कितना? 7, और एक्स इक्वल टू कितना? ए प्लस बी। एडिशन कर लिए और प्रिंट करा लेते हैं किसको? एक्स का वैल्यू को।
परसेंट डी स्लैश एम किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। क्या करवा लिए, रन करवाते हैं, हमको 7 6 13 आ जाएगा, आना चाहिए ना, आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे समझाते हैं तुम लोग एक चीज। अभी तो मॉडुलर प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट देखोगे तो हमको फिर से एडिशन करना था, ठीक है, यही वाला कोड हमको फिर से चाहिए, ठीक है। तो जानते हो लिखना पड़ेगा भाई, दोबारा लिखिए, क्लियर है। इसको आपको फिर से दोबारा यहां से लेके यहां तक का कॉपी कीजिए और फिर से यहां लिखिए, समझे। फिर से तिवारा चाहिए तो फिर से लिखिए, क्योंकि कंप्यूटर दोबारा उसको नहीं पढ़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर होगा। लेकिन अभी अभी क्या पढ़े हम लोग, मॉडुलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो हमें क्या लगा, समझे यहाँ पे, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस पूरे कोड को, ठीक है, एक मॉड्यूल बना ले जिसका नाम हम एडिशन रख देते, क्या रख दिए, वर्ड, क्या नाम रख लिए, ऐड मॉड्यूल, है ना। इसमें वो कोड को लाके पेस्ट कर देते हैं, क्या, यहाँ पे इंट ए बी और कौन, चलो, तो ये एक मॉड्यूल हो गया, बस समझे, जो क्या करेगा, एडिशन का काम। अब मेन को क्या चाहिए था बाबू, एडिशन, 3 बार करना है उसको एडिशन, जानते हो, देखो कॉल कर दिया, एक बार कॉल किया, एक बार और कॉल कर लिया, एक बार और कॉल कर लिया, कितने बार, चल भाई, और हमको लिखना थोड़ी है, खाली बुला लेना है। एक बार लिखा है, बाकी बार बार क्या होगा, वो यूज होगा, क्या बार बुलाए, देखो 4 बार सेम कोड रन कर जाएगा, कंप्यूटर पढ़ लेगा, देखो 4 बार 13 आंसर आएगा, आया, लिखा के बार था, एक बार बुलाया सिर्फ के बार। ये मेन फायदा है किसका, मॉडुलर प्रोग्रामिंग का। आपने एक मॉड्यूल बना लिया, एक मतलब एक आदमी रख लिया जो इसका काम ये है, उसका एक नाम दे दिए कि तुम ये काम को क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, क्लियर, देख रहे हो ना सामने, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर मॉड्यूल नहीं बनाते तो सेम कोड 4 बार मेन के अंदर हमें क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है। तो दिस इज द मॉडुलर प्रोग्रामिंग। तो सी इस चीज को सपोर्ट करता है, सी कहता है, देखो सामने करके दिखा है ना, सी कहता है कि आप मेरे में मॉडुलर प्रोग्रामिंग का जो थ्योरिकल कंसेप्ट है, जो बताया गया है कि आपको प्रोग्रामिंग इस वे में करना चाहिए, क्लियर है, तो बताया गया, तो हम उसको यूज करते हैं। और यूज करने के लिए मॉडुलर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करने का जो टूल देता है सी लैंग्वेज ना, क्लियर है, उस टूल को बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मतलब आप अलग अलग काम करने का फंक्शन बना लो, ये वाला फंक्शन ये वाला काम करेगा, ये वाला फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा, आप अपना क्या बना लो, फंक्शन बना लीजिए, क्लियर है, समझे। तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन बनाए हैं, क्लियर है, हमारे प्रोग्राम में क्या बनाए हैं, फंक्शन बना लिए हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया 5 पॉइंट यहाँ पे सी के बारे में। अब इसके बाद भी कुछ पॉइंट है किसके बारे में, लेकिन वो सब पॉइंट चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्लियर है, बात समझे। जैसे सी एरे को सपोर्ट करता है, पॉइंटर है इसके पास, स्ट्रक्चर है इसके पास, फाइल का कंसेप्ट है इसके पास, तो सब चैप्टर है, ठीक है। तो बस वो एक सिर्फ लिख देने से नोट जो भेजेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा, आप उसमें से उतार लीजिएगा, क्लियर है। सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आता है, 3 प्रोग्रामिंग मॉड्यूल आता है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग और कौन, आइटरेशन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलेंगे। तो मेन में जो सी के बारे में पॉइंट हुआ वो सब समझ में आ गया आप लोगों, क्लियर है। ऑनलाइन वाले लोग, बोलता नहीं है सब, यस सर, हाँ तो बोल दिया अगर कभी कभी जब लगता है कि लाइव आके सब उन्हें खाने पीने खा चल जाता है, लगता है नहीं, जी 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 ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं। तो कल मिलते हैं, कल से हम लोग का सी का स्टार्ट होगा बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। अब ये सब वो एलिमेंट्स है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो, चाहे वो सी होगा, चाहे सी प्लस प्लस होगा, चाहे क्या होगा, जावा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चलेगा। तो ये अभी चलेगा लगभग 4-5 दिन। कोशिश करेंगे इस वीक में इस टॉपिक को क्या कर लिया जाए, खत्म। दुर्गा पूजा के पहले इसको क्या कर लेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को खत्म करेंगे।
अब यहां तक नहीं, बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स का भी एक टेस्ट होगा, ऊपर से बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है जिसको आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ रहा हो? ठीक है, ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, बहुत कंसेप्ट है जी। अब सिंपल अगर आपको नॉलेज ना होगा, ठीक है, तो सिंपल एक कॉमा ऑपरेटर में आपको फंसा देगा इंटरव्यू। इसका भी एक रोल है प्रोग्रामिंग। क्लियर है? तो आपको पूरा डिटेल से सारा चीज क्या करना होगा, जानना होगा, तब फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। क्लियर है? पहले एलिमेंट सीख लेंगे ना। अब ये सोचो यहाँ पे तुम थोड़ा सा ये कितना खराब लगेगा क्या? अब तुम पहला बार बच्चा इंग्लिश सीखने आया तो उसको हम पूरा बताएंगे ना कि इंग्लिश में कौन कौन सा चीज होता है, तब जाकर सेंटेंस बनता है। कि पहले दिन सेंटेंस बनाना कुछ कर दे क्या? तो पहले बताना पड़ेगा ये सब चीज होता क्या है, तब जाकर हम लोग फिर यूज करना शुरू करेंगे इसको। क्लियर है? समझे? तो फिर बेस उसमें जब प्रोग्रामिंग में आएंगे तो बताएंगे कि इंक्लूड क्यों लिखते हैं, मेन क्यों लिखते हैं, ये सारा चीज फिर चले, प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, हर एक चीज डिटेल से फिर चलेगा। जब वो खत्म तो फिर आपका चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट हो गया। समझे? क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए क्या, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के क्लास में।